मतलब जिस तरीके से ये प्लान हुआ, इफ्तिखार साहब, कुछ ऑडियोज भी गुज़िश्ता साल ही सामने आ गई थी जिसमें प्लानिंग नज़र आती है चेयरमैन पीटीआई और उनके जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे कि किस तरीके से हम करेंगे, मिनट्स बनाएंगे। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में ही है। एक हवाला भी दिया गया, साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप भी दस्तावेज़ात ले गए, यहाँ भी एक दस्तावेज़ की बात है कि जो गुम गई। पाकिस्तान के सियासी अदालती निज़ाम में इतनी सख्त है, इतने संगीन इल्ज़ामात पर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून मुकम्मल रास्ता ले पाएगा? मतलब ये कोई ख़ास आदमी है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? क्या पाकिस्तान का जो कानून है इतना बसीदे है कि वो इतने बड़े इल्ज़ामात में मुलव्वस एक आदमी को तलब नहीं कर सकता, उस पर इंक्वायर नहीं कर सकता, उसको सज़ा नहीं दे सकता? मुझे नहीं समझ आती आप काहे को उसको इतना अजीम तर समझ रहे हैं कि तमाम अदालती निज़ाम भी इतना बसीदा हो गया। अदालती निज़ाम की बसीदगी हमें नज़र आ रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना बसीदा नहीं होगा कि ये जो चार्जशीट आपने लगाई है और जिस चार्जशीट को ज़ैम साहब ने सपोर्ट किया है, इतनी बड़ी चार्जशीट के बाद अगर एक शख्स बच जाएगा तो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत किस नौइयत की होगी, इसका तस्वर करना ही बड़ा खौफनाक है। इसका मतलब पहले 164 के बयानात 164 का बयान दिए उन्होंने, इसमें इनकार कौन सा है? उन्होंने जो पीटीआई ने कहा कि जी वो थे नहीं, वो गायब थे, एफआईआर दर्ज, कोई एफआईआर जो दर्ज वो ख़त्म हो चुका हुआ है, कोसार मार्केट में जो पर्चा हुआ था। 164 का बयान खड़ा है, अब उनको आना है मजिस्ट्रेट के सामने। अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े को ये दोबारा दोहरा देते हैं तो ख़त्म। अब ये बहस करना कि जी ये आदमी 10 दिन से हमें मिला नहीं था, 12 दिन से नज़र नहीं आ रहा था, इसका बयान हम नहीं मानते, आप कौन है? ये तो बयान, अब उस बयान से मुकरना सिर्फ अदालत में आके उसको फैसला करना है कि वो आके क्या बयान देता है। अगर मुकरता है तो जो तजवीज़ किया ज़ैम खान साहब ने वो उससे वो बच जाएगा, शायद बच जाएगा। तो क्या कहें, वो सुल्तानी गवाह बन गए हैं? क्योंकि आज ही साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एक ईमानदार, आज़म खान एक ईमानदार है। वो बहुत खूबसूरत खेल कर रहे हैं। साबिक जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा कि मैं 164 के बयान को उस वक्त मानूंगा जब मेरी मौजूदगी में दिया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ 164 के बयानात लोग दे रहे हैं। हाँ। और अब वो खेल करना चाहते हैं अदालतों में कि आए और सामने उनको, जिस तरह आज वो गए हैं एक अदालत में और जाके कहा मैं माफ़ी मांगने आया हूँ और बता दीजिएगा रीडर को कि मैं माफ़ी मांगने आया था। वो इस किस्म की चीज़ें करना चाह रहे हैं, उनको ये एहसास नहीं हो रहा कि ये बड़ा खौफनाक संगीन वाक़या है। मसलन जो आज़म खान ने कहा है, इसका जो पॉइंट नंबर सी है और पॉइंट नंबर डी अगर आप इसको पढ़ लें और रीड इट विद द एफ, तो सी में उन्होंने कहा है कि देयर आफ्टर आई के आस्क्ड MAK टू हैंड ओवर द साइफर टू हिम व्हिच ही डिड एंड देयर आर instruction and the regulation for handing over the cipher document visibility, there was a violation here. D में उन्होंने कहा है as per confession of MAK the cipher copy was retained by IK. How can he retain such a secret document? जो आपने रेफर दिया है ट्रंप का, ट्रंप पर भी ये इल्ज़ाम है कि उसने कुछ कागजात अपने घर में ले जाकर रख लिए थे और वहाँ की तो FIA जो होती है उसे निकालने आते हैं। तो सवाल है कोई आम सा मसला तो नहीं है कि आप पूरी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अपने अफवाज को मुलव्वस कर रहे हैं कि वो अमेरिका के कहने पे यहाँ पे हुकूमतें बदलती है। असल में आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, ठीक, आपके ये इल्म में थी। हाँ। आपको ये पता था कि 172 से ज़्यादा आगे जा चुके हैं। आपके सहूलतकारों ने आपको एक और पट्टी पढ़ाई कि अगर PTI के लोग टूट के जाते हैं तो आप उन वोटों को काउंट न कराइएगा। वो PTI के लोग टूट के गए लेकिन उन्होंने वोट नहीं दिया, तो जो आपने एक जाल बिछा रखा था उस जाल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बच गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दूसरे तरीके से मंजूर हो गया और आप पार्लियामेंट से चले गए। और अब आप पार्लियामेंट से जाना भी, जो आपका अमल है उस पर दूसरों को आप इल्ज़ाम दे रहे हैं, ये गलत है। देखें, इतने ज़्यादा जो गलत बयानियों से आपने काम लिया और एक पूरी नस्ल को आपने बहका दिया, ये खुद एक सियासी जुर्म है। छोड़ दें, इसकी सज़ा कोई नहीं होती, किसी अदालत में सजा नहीं होती, लेकिन एक सियासत तो है ना, सियासत तो है और सियासत ही तो है और सियासत ही हो रही थी। अब सार साहब सियासी, चलिए इस गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं।